मुख्यालय से क्वेश्चन आता है, तो अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से गलत न हो तो जितने 17 विशिष्ट एजेंसियां हम बताएंगे उनका एक लिस्ट बनाकर और मुख्यालय याद करना पड़ेगा। वैसे कार्य आपका कम पूछा गया है, बस एक बार आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में क्वेश्चन आया है कि त्रिपक्षीय स्वभाव, यानी कि आपका त्रिपक्षीय स्वभाव किस एजेंसी का है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कल फिर आप शुरू करेंगे। कल बताया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ऐसा पहला अभिकरण है जो UNO से अटैच हुआ, भले स्थापना पहले हुई हो, इससे मतलब नहीं है कौन कब संयुक्त राष्ट्र संघ का आप संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा वो महत्वपूर्ण है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में आपका त्रिपक्षीय का मतलब बताया गया था, एक सरकार होती है हर एक देश की, दूसरा नियोक्ता मतलब मालिक कहिए, मालिक माने कर्मचारियों को या कर्मकारों को या श्रमिकों को जो व्यक्ति नियुक्त करते हैं। और तीसरा आपका श्रमिक संघ का एक व्यक्ति होगा, यानी कि 3 व्यक्ति होते हैं, आपका सरकार का एक प्रतिनिधि, एक आपका कह सकते हैं नियोक्ता का, यानी कि जो श्रमिक वर्ग को नियुक्त करते हैं, फैक्ट्री के मालिक इत्यादि, और तीसरा श्रमिक संघ से एक व्यक्ति होगा। अब ये आपका बताया गया था कल, तो त्रिपक्षीय स्वभाव पूछा भी गया है, हो सकता है UPJ में रिपीट करे। जहाँ तक UPAPO की बात है, फिर आज पता करवाया जा रहा है भाई, कल बताया जाएगा कि हो सकता है वैकेंसी अगले हफ्ते ही आ जाए, चांस हैं, लेकिन क्लियर आज फिर हम पता करवा रहे हैं और कल आपको क्लियर बताया जाएगा। लेकिन आयोग में वैकेंसी आ गई है UPAPO की, और जे की भी हो सकता है अक्टूबर लास्ट में आ जाए, माने अक्टूबर में चांस है, या नवंबर भी जा सकता है, लेकिन APO आपका अक्टूबर में हर हाल में आ जाएगी। हमें लगता है कि 15 अक्टूबर से पहले आ सकती है, पूरा जो चांस है, लेकिन कल बताया जाएगा क्लियर। आइए एक एक एजेंसियों को देखा जाए भाई, आपका बैलेंस बनाकर ही पढ़ाया जाए ताकि एक सब्जेक्ट आपका लगातार जे का चलता रहे और APO का और जे का मिक्स भी चल रहा है। तो जो CRPC, IPC और एविडेंस है, ये आपका जे में भी आएगा, APO में भी। तो आपका एविडेंस चल ही रहा है, IPC शुरुआत ही हो गई, अगर UPAPO आती है तो आपका 2 सब्जेक्ट और बचेगा, CRPC और पुलिस एक्ट। तो पुलिस एक्ट तो मान के चलिए 15 दिन लगता है, CRPC में ही थोड़ा समय लगता है। तो आगे बैठिए हो आके आराम से, अच्छे बैठिए वहीं। देखिए आपका, तो आइए शुरुआत किया जाए। जो 17 विशिष्ट एजेंसियां हैं, इनका 4 लाइन जानना है, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन जानना है जे के लिए। पहला हम विशिष्ट एजेंसी बता रहे हैं, देखिए आवाज़ जा रही है ना, थोड़ा चेक करिए तो एक बार। हो गया है आज। हेलो, 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 हेलो। सर्वर डाउन रहता है तो नोटिफिकेशन नहीं जाता। लाइव में कभी कल भाई नोटिफिकेशन नहीं जाता जब सर्वर वहाँ का कंपनी का डाउन रहेगा। हाँ हाँ, कभी कल आता है कभी कल नहीं, तो उससे नहीं, समय पर खोल के भाई जिनको देखना हो अपना देखें। देखिए आपका आगे बताया जाए भाई, पहले आपका एजेंसी से शुरू किया जाए और प्रयास करिए कि 17 एजेंसी और इनका कम से कम मुख्यालय और 1-2 लाइन कार्य, इतना कम से कम याद होना चाहिए जे के लिए।
आपका 2 क्वेश्चन बनता है। देखिए पहली हम एजेंसी बता रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कल भी हल्का सा शुरू किया गया था, आधा पढ़ाया गया था, आधा छूटा था। जो ILO है ये ऐसा प्रथम एजेंसी या अभिकरण या प्रथम संगठन कहिए ऐसा है जो UNO से ऐड हुआ, यानी कि UNO का विशिष्ट एजेंसी बना। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात है, इस संगठन की जो स्थापना की गई वह आपका राष्ट्र संघ के तहत की गई थी 1919 ईस्वी में, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र संघ से आपका 1946 ईस्वी में जुड़ा। यानी कि स्थापना भले पहले हो, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ से कब ऐड हुआ, कब जुड़ा, तो 1946 में। जहाँ तक इसका आपका मुख्यालय की बात है, मुख्यालय ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। जहाँ तक इस एजेंसी का बात है, आपका इसमें एक सरकार, एक नियोक्ता और एक कर्मकार का प्रतिनिधि होता है प्रत्येक देश का। इसका मतलब कि इसका त्रिपक्षीय स्वरूप है। आपका किसी देश के सरकार, नियोक्ता और कर्मकार, कर्मकार मतलब श्रमिक हुआ। इसका कार्य क्या है और इसका कार्य महत्वपूर्ण है। कार्य हो सकता है पूछ ले, लेकिन कभी पूछा नहीं गया है। देखिए कार्य ILO का जो मुख्य कार्य है आपका पूर्ण नियोजन। पूर्ण नियोजन का मतलब हुआ सभी लोगों को रोजगार मिले। तो आपका भारत में देख ही रहे, बताया भी गया था आपका भारत में भी कि प्रयास सरकार करती है कि पूर्ण नियोजन मिले, यानी कि सबको आपका काम मिले, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी सेक्टर में। लेकिन ये संभव नहीं है सरकार के लिए कि सभी लोगों को काम दे। तो अमेरिका और तमाम सभ्य देशों द्वारा जिनको काम सरकार नहीं दे पाती उनको बेरोजगारी भत्ता देती है। तो अमेरिका में भी जो आपका काम नहीं पा पाता, सरकार उनको क्या देती है, बेरोजगारी भत्ता। आपका यहाँ भी अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो बेरोजगारों को 1000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देते थे, लेकिन बाद में बंद कर दिया गया। तो पूर्ण रोजगार मिले विश्व में सबको, सबको काम धंधा मिले, ये किसकी जिम्मेदारी है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दूसरा देखिए जीवन स्तर को ऊंचा करना, यानी कि लोगों का जो रहन सहन खान पान है उसको स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, यानी कि आपका जीवन स्तर या जो आपका लाइफ का स्टैंडर्ड है उसमें बढ़ोतरी करना भी इसी संगठन का कार्य है। तीसरा ये न्यूनतम मजदूरी या यापन मजदूरी का निर्धारण करना, यानी कि कोई भी श्रमिक काम कर रहा है तो उसे मिनिमम मजदूरी यानी कि आपका पारिश्रमिक कितना मिलना चाहिए, इस बात का निर्धारण भी कौन करती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन निर्धारित करता है कि कम से कम एक दिन की मजदूरी कितनी मिलेगी। फिर अलग अलग आपका देश भी निर्धारित करते हैं और भारत में भी सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, उससे कम नहीं दिया जा सकता। और इस पर एक केस भी आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का जो केस था वह एशियाड मामलों के नाम से प्रसिद्ध है। एशियाड मामलों में आपका भारत में एशियाई खेल होने वाले थे, श्रमिकों ने काम किया स्टेडियम इत्यादि में, और जितनी मजदूरी सरकार द्वारा तय थी उनको उससे कम मजदूरी दी गई। तो उनकी ओर से PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि ये तो आर्टिकल 23 का वायलेशन है,
अर्थात कम मजदूरी देना हमारे मूल अधिकारों का हनन होना होगा और ये शोषण माना जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध आपका जो मूल अधिकार दिया गया है आपका 2 आर्टिकल में दिया गया है, एक आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24। तो अनुच्छेद 23 सबके लिए है और अनुच्छेद 24 केवल और केवल बालकों के लिए। तो कितने वर्ष के कम बालकों से खतरनाक काम नहीं कराया जाएगा? तो आपका 14 वर्ष से कम खतरनाक काम नहीं कराया। एशियाड का मामला भारत में इस बार प्रसिद्ध है। अगला देखिए, सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता देना। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है? सामूहिक सौदेबाजी का मतलब ये हुआ कि सामूहिक रूप से संविदा करके और लोग काम करें। तो ऐसी दशा में मान लीजिए 10 श्रमिक गए और नियोक्ता या मालिक से समझौता किए, समझौता करके और कह सकते हैं कि कार्य कर रहे हैं, तो ये सामूहिक सौदेबाजी कही जाती है। अगला, सामाजिक सुरक्षा को प्रश्रय देना। तो जो सामाजिक सुरक्षा में आपका आता है मुख्य रूप से बीमा आता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का ये कर्तव्य है कि प्रत्येक देश को ये निर्देश दे, आग्रह करे कि जिन जिन देशों में श्रमिक काम कर रहे हैं सबका आप बीमा कराइए, ताकि कल कुछ हो गया, यानी कि नौकरी चली गई, मर गया, दिव्यांग हो गया इत्यादि, तो कम से कम जो पैसा है बीमा कंपनी द्वारा वसूला जाए। भारत में भी ये नियम है। भारत में ये है कि जितने भी श्रमिक काम कर रहे हैं आपका उनका बीमा कराना पड़ता है। तो इसमें भी कंपनियां बदमाशी करती हैं। आपका 100 श्रमिक काम कर रहे हैं तो दिखाती हैं 10, और बीमा कितना का कराएगी? केवल 10 का, और 90 का आपका बीमा ही नहीं कराएगी। तो इसमें भारत में भी इस नियम का वायलेशन हो रहा है। अगला देखिए, कर्मकारों के स्वास्थ्य की उचित आपका सुरक्षा करना, यानी कि जो व्यक्ति आपका फैक्ट्री इत्यादि में काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। तो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, आप स्वास्थ्य के आधार पर हमारे उच्चतम न्यायालय ने क्या कोई निर्णय दिया कि नहीं दिया, इसको तुरंत दिमाग में बैठाना है। स्वास्थ्य के आधार पर तमाम निर्णय हमारे उच्चतम न्यायालय के मौजूद हैं। और अगर ज़्यादा देखना हो तो MC मेहता का केस देख लीजिएगा, महेश चंद्र मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के सैकड़ों केस मिल जाएंगे किताब में। अगर आप पर्यावरण विधि पढ़े होंगे तो पर्यावरण विधि में कुछ ना आए तो एक केस हमेशा लिखा जाता है, कौन सा? MC मेहता, महेश चंद्र मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आपका जैसे कि 1-2 उदाहरण हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं भाई, क्योंकि भारत से हमें कोरिलेट करके ही चलना है। तो आपका जैसे कि आपका तमिलनाडु में था, छोटे छोटे बच्चों से पटाखे बनवाए जाते थे, आपका माचिस की तीली बनवाई जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह रोक लगाई और कहा कि बच्चों को शिक्षित करिए, कुछ सरकार धन दे, कुछ कंपनियां धन दें, ताकि बच्चों को ये सब रोजगार न करना पड़े और उनको क्या दिलवाया जाए? शिक्षा। आपका देख ही सकते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ लीजिए, उसको भी कोरिलेट करके चलना है। शिक्षा नहीं, AK-47 दे दीजिए, तभी तो पाकिस्तान को आज़ाद करवाएगा, अफगानिस्तान को आज़ाद करवाएगा। तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं। आप AK-47, तो तमाम वीडियो हैं, TV वाले भी दिखाते हैं, जैसे ही पाकिस्तान में बच्चा पैदा होगा खिलौना नहीं दिया जाता, खिलौना में दिया भी जाता है तो क्या? AK-47 दिया जाता है। और पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ज़्यादा नहीं। वो तो भाई कुछ अपना बचा है, वो पढ़ रहे हैं लोग,
लेकिन बहुत ज़्यादा इसीलिए विकास आज तक नहीं कर पाया। और पाकिस्तान में भारत में जितना मोदी जी का विरोध है उतना ही पाकिस्तान में लोग नाम लेते हैं, यानी कि भारत में कम नाम लेते हैं, पाकिस्तान में केवल इमरान खान और वहाँ का भी व्यक्ति क्या लेता है, मोदी मोदी ये किया, मोदी वो किया। तो परमाणु बम नहीं गिरा, यहीं आपका कम है। एक यहीं बचा है कि एक बम हम छोटा क्या किया जाए, गिरा दिया जाए। आगे चलिए भाई। कर्मकारों का निवास एवं मनोरंजन का प्रबंध करना, यानी कि जो श्रमिक हैं या कर्मकार हैं, जो लेबर वर्ग हैं, उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए और मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए जाएं। तो आजकल मनोरंजन के साधन पहले थे सिनेमा, आपका टीवी लगवा दिया जाए। तो तमाम दुकानों में देखे होंगे कि आपका टीवी लगी हुई है, श्रमिक बैठा है तो क्या करे, मनोरंजन करे, तमाम दुकानों में देखिएगा। इसके बाद आपका जो श्रमिक हैं उनका शिक्षा और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना, श्रमिकों को भी शिक्षा मिले और आपका समान अवसर उपलब्ध कराया जाए रोजगार का भी, यानी कि जो भी बेरोजगार हैं उनके साथ समता का पालन किया जाए। यानी कि हम संविधान में अगर जोड़ें तो आर्टिकल 14 का क्या किया जाए, पालन। दूसरा संगठन देखिए विश्व पर्यटन संघ। देखिए आपका दूसरा ये नया है आपका 17 एजेंसियों में विश्व पर्यटन संघ है। आपका विश्व पर्यटन जो संघ है इसका जो मुख्यालय है पूछ सकता है मैड्रिड में है, मैड्रिड इसका मुख्यालय जो है मैड्रिड, भाई मुख्यालय जरूर याद रखिए, मैड्रिड यानी कि स्पेन में है। यानी कि विश्व पर्यटन संघ का मुख्यालय मैड्रिड में है और इस का मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व में अबाध रूप से लोग पर्यटन करें, अर्थात एक देश से दूसरे देश में जाएं और वहाँ की खूबसूरती का नज़ारा लें। तो यहाँ से लोग दो ही जगह तो जाते हैं भारत से, यानी कि भारत में इतनी जगहें हैं, लेकिन विदेश जाते हैं लोग या तो सिंगापुर जाएंगे ज़्यादा, या स्विट्ज़रलैंड चले जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। तो भाई आपका विश्व में मुक्त रूप से पर्यटन का विकास हो, तो आपको ये भी भाई देखिए आजकल नेट पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। आप किसी भी देश को खोलिए, चाहे भारत या कहीं भी, और पर्यटन स्थल को खोलिए तो आपको पूरा बायोडाटा और नक्शा सहित और पिक्चर सहित मिल जाएगी। यानी कि हम लोग प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज में कौन कहाँ पर्यटन स्थल है हमें मालूम नहीं है ज़्यादा, लेकिन जैसे ही आप सर्च करिए नेट पर तो आपको आश्चर्य होगा कि ये तो हम जानते ही नहीं थे और ये तो हमारे बगल में ही है। यानी कि ये भी आपका तमाम ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हम लोग नहीं जानते। तो विश्व में सार्वभौमिक रूप से पर्यटन का विकास हो और बिना किसी रोक टोक के लोग एक देश से दूसरे देश में क्या करने जाएं, घूमने जाएं, आनंद उठाने जाएं, पर्यटन करने जाएं। ये किस संस्था का कार्य है? तो विश्व आपका पर्यटन संघ। मुख्यालय याद रखिएगा, कहाँ मुख्यालय है? तो मैड्रिड। अगला ये भाई आपका विश्व स्वास्थ्य संघ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी विवादों में रहा कोरोना को लेकर, इसको तो जरूर पढ़िएगा, इसका आ सकता है क्योंकि इसका विवादों से पुराना नाता है और इस बार ज़्यादा विवाद हुआ। देखिए पहले इसका कार्य इत्यादि बता दिया जाए तब और बताया जाए इसके बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO का मुख्यालय जेनेवा में है। पहला नियम तो ये याद रखना, यानी कि पहला क्वेश्चन, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। दूसरा,
आपका ये जो यूएनओ से अटैच हुआ वह 1948 में हुआ, यानी कि 1900 आपका 48। ये जो संगठन है WHO, इसके छः क्षेत्रीय कार्यालय हैं और इन्हीं कार्यालयों के माध्यम से ये अपना काम सुगमता से करता है, आसानी से करता है। इसकी एक सभा होती है, असेंबली होती है, और ये पूछ सकता हो सकता अंदर जाए तो WHO में प्रत्येक देश अपना या प्रत्येक राज्य अपना अधिकतम कितना सदस्य भेज सकता है? 3 सदस्य। याद रखना है भाई। तो आपको महासभा में भी बताया गया था कि प्रत्येक राज्य महासभा में अपना अधिकतम कितना प्रतिनिधि भेज सकता है? 5। और आपका यही क्वेश्चन अगर आपका WHO में पूछ लिया जाए तो कितना मारेंगे? 3। अब WHO का कार्य क्या है? तो व्यक्तियों के स्वास्थ्य को सुधारना, यानी कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य को क्या किया जाए? सुधारा जाए। पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण को प्रश्रय देना, यानी कि लोगों का शारीरिक कल्याण हो, मानसिक कल्याण हो, सामाजिक कल्याण हो, और रोग या असमर्थता को दूर करना, यानी कि अगर कोई बीमारी उत्पन्न हो गई या पहले से चल रही है तो उस बीमारी से निपटा जाए। इसके लिए देखिए, अब आगे आपका देखिए, माने बीमारी से निपटा जाए। तो 2-3 उदाहरण थोड़ा अच्छे जिस पर जानने हैं। एक तो WHO अगर विश्व में नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं तो वह उस पर रिसर्च करता है कि बीमारी क्यों उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, और उस बीमारी से कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए। ये विश्व को, देशों को निर्देशित करता है। तो पहला बीमारी कोरोना ही ले लीजिए जो इस समय वर्तमान में है। आपका कौन जानता था कि कभी एरोप्लेन और ट्रेन बंद होगी? आपका कोई नहीं जानता था। इसी को अप्रत्याशित घटना कहते हैं। अप्रत्याशित का मतलब कि जिसकी प्रत्याशा ही नहीं की जा सकती, जिसकी आशा नहीं की जा सकती, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं। और आपका तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो मुखिया इस समय है आपका, ये करंट में आता है भाई। जो 10 नंबर का करंट आएगा तो उस समय आपको बताया जाएगा, मैंने अभी नहीं। जब एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले 4-5 दिन कुछ करंट हम बताएंगे। उस समय सम्मेलन कौन हुआ, कौन किसका मुखिया है, कौन प्रस्ताव कहाँ पास किया गया, और कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में उस समय बताया जाता है। तो आइए फिर एक बार देखा जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य था कि कोरोना बीमारी कैसे पैदा हुई और कहाँ से पैदा हुई, इसका निवारण क्या है, रोकथाम क्या है। तो आप देखे होंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन हमेशा गाइडलाइंस जारी करता है और हमेशा अपने गाइडलाइंस में परिवर्तन भी करता रहता है। अब ये हुआ कि भाई चीन से उत्पन्न हुआ तो चीन के लैब में जाकर जांच की जाए। तो जब विश्व स्वास्थ्य संगठन हमेशा चीन का पक्षधर रहा और कभी खुलकर चीन के विरोध में नहीं आया। अमेरिका ने रकम ही रोक दी, यानी कि अमेरिका जो योगदान WHO को कर रहा था, ट्रंप ने गुस्से में आकर रकम रोक दी। अब यह है कि कंगाल हो जाता WHO, लेकिन बाइडेन जी ने रकम को बहाल कर दिया। फिर अमेरिका से करोड़ों रुपया मिलने लगा, यानी कि डॉलर मिलने लगा। अब इसका कार्य था कि भाई कोरोना बीमारी कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से उत्पन्न हुई, इस बारे में जांच करे। जांच कमेटी बनी भी, आपका चीन गई भी, लेकिन चीन ने आपका जांच में पूरा सहयोग नहीं किया, यानी कि कई जगहों पर इस टीम को जाने से रोक दिया गया और जांच कमेटी रिपोर्ट दी और आधी अधूरी रिपोर्ट रह गई।
अभी भी विश्व मांग कर रहा है कि इसकी क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच, तो अभी भी नहीं हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका तमाम अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि विश्व से पोलियो हुआ, खसरा हुआ इत्यादि जो बीमारी, कलरा हुआ इत्यादि जो बीमारियां हैं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और लगभग विश्व से इन बीमारियों को दूर भगाया है। इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन दवाई मुहैया कराता है देशों को, पैसा भी मुहैया कराता है। तो जैसे पल्स पोलियो अभियान चलता है, तो आप सोच रहे होंगे सरकार चलाती है, सरकार एक पैसा नहीं देती, सब कहाँ से आता है, WHO से। इसमें ये नहीं कि सरकार, और यूपी में तो सबसे बड़े घोटाले बात थे, जब विश्व स्वास्थ्य संगठन से पैसा आया, NRHM घोटाला सुने होंगे, आपका स्वास्थ्य घोटाला, तो आपका अरबों करोड़ों रुपया यहाँ के मंत्री खा लिए, अधिकारी खा लिए, CMO खा लिए, और CBI जांच जारी है, कब तक जारी रहेगी, और सभी के खिलाफ मुकदमा भी हैं, 35-40 CMO हैं, तमाम सचिव हैं, यानी कि करोड़ों डकार गए। और पैसा कहाँ से आया था, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन से। तो अपना पैसा नहीं लगाते ये लोग, वहाँ से जो पैसा आया उसी को आपका क्या किए, सब गोलमाल कर दिए। तो और 7-8 लोग आत्महत्या कर लिए या मार दिए गए हैं इसी मामले में, जो NRHM घोटाला है। ये भी याद रखिए, यूपी में मायावती जी के शासनकाल में हुआ था, फिर अखिलेश जी आए, फिर मोदी जी आए, 10 साल होने वाला है। सबने वादा किया कि हम मायावती जी को जेल भेजेंगे, लेकिन आज तक मायावती जी को जेल नहीं भेज पाए। अखिलेश जी ने भी वादा किया था कि 15 दिन के अंदर इस घोटाले में हम क्या करेंगे, मायावती जी को जेल। योगी जी ने कहा कि हम अखिलेश को जेल भेजेंगे और मायावती, दोनों को भेज नहीं पाए, लेकिन आजम खां को तो भेज ही दिए, यानी कि आजम खां को भेज दिया, यानी कि बड़ी मछली न पकड़ के किसको पकड़ा जाए। चलिए अगला देखिए भाई, आपका अगला यूनेस्को आया जाए, संयुक्त राष्ट्र, अगला संगठन देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इसको शॉर्टकट में यूनेस्को बोला जाता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना आपका 1946 में हुआ। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाता है भाई, मुख्यालय इसका पेरिस में है, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय पेरिस में है। यानी कि पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में, यानी कि फ्रांस के शहर या राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो इसका आपका मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य ये है कि शांति एवं सुरक्षा की स्थापना में सहयोग करना, यानी कि विश्व में शांति बनी रहे, कहीं अशांति न हो, इसमें क्या किया जाए, सहयोग किया जाए। शिक्षा के मामले में बढ़ोतरी हो, यानी कि बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, यानी कि बच्चा पढ़ेगा तो देश क्या होगा, और नहीं पढ़ेगा तो AK-47 लेकर क्या करेगा, तड़तड़ाएगा। तड़तड़ा ही रहे हैं भाई कई देशों के लोग, इसमें कोई शक नहीं है। आपका यानी कि दूसरा आपका वैज्ञानिक प्रगति हो हर एक क्षेत्र में, यानी कि आपका माने साइंटिफिक प्रगति भी हो और कल्चरल प्रगति भी हो, यानी कि विश्व के लोग एक दूसरे के संस्कृति से, कल्चर से परिचित हों। तो भारत एक ऐसा देश है कि एक राज्य में जाइए तो कई कल्चर मिलेगा, यानी कि आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो कुछ और, नागालैंड में चले जाइए कुछ और कल्चर मिलेगा। तो आपका, तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व में शांति एवं सुरक्षा में सहयोग करना इस संगठन का कार्य है। रूल ऑफ लॉ की स्थापना करना, यानी कि विधि के शासन को प्रश्रय देना। अब रूल ऑफ लॉ क्या है, यानी कि कोई
प्राधिकारी मनमाना कार्य न करे, कानून सम्मत कार्य करे। तो तालिबान वाले भी कह रहे हैं कि हम कानून सम्मत कार्य कर रहे हैं और जो कुरान में लिखा है वो हमारा सबसे बड़ा कानून है और उस कानून के अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। तो हम भी कौन सा शासन चला रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का, वो भी कह रहा है। यानी कि हर एक व्यक्ति के अपने अपने तर्क हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपका यहाँ भी देखिए, मोदी जी जब भी कार्य करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं कि संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है, और जबकि विपक्षी हमेशा कहते हैं कि मोदी जी मनमाना कार्य कर रहे हैं, केवल लंबा लंबा फेंकते हैं लेकिन कुछ धरातल पर काम नहीं करते। और भाषण, अभी इंग्लिश वाले सर ने बताया कि भाषण देने में माहिर हैं, यानी कि कैसे पोट लिया जाए लोगों को, इसमें तो माहिर हैं ही। विदेश के नेताओं को कैसे पोटा जाए, कैसे भारत की जनता को पोटा जाए, इसमें तो भाई राजनीति में यही तो माहिरता होती है, इसमें माहिर हैं। और देखिए जैसे ही दोनों खेल हुए, तुरंत सभी खिलाड़ियों से मिलकर और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया कि मोदी जी तो फ़ोन कर दिए। खिलाड़ी भी उत्साहित हो गए, आपका देश भी उत्साहित हो गया और देश में ये संदेश गया कि यही व्यक्ति हैं जो सबसे बड़ा खिलाड़ियों का क्या है, पालनहार हैं। भले एक पैसा न दिया हो, भले आपका भूसा बेचकर ट्रेनिंग लिया हो खिलाड़ी, उस समय कोई नहीं पूछ रहा था, तो अलग बात है। अगला देखिए भाई, मानवाधिकारों, मूलभूत स्वतंत्रताओं तथा न्याय के लिए विश्व स्तर पर प्रयास करना, यानी कि लोगों के मानवाधिकार का उन्नयन हो, लोगों की जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं उनका इज्जत किया जाए, सम्मान किया जाए और न्याय किया जाए, यानी कि विश्व में अन्याय न हो बल्कि क्या किया जाए, न्याय। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो विश्व में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो, संस्कृत के क्षेत्र में प्रगति हो यानी कि कल्चर के क्षेत्र में। और आपका इसके बाद आइए अगला संगठन है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। FAO कहा जाता है, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चरल आपका ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका मुख्यालय ज़्यादा पूछा गया है। FAO का मुख्यालय आपका रोम में है, याद रखिएगा। 17 का मुख्यालय याद करके जाइएगा और भले कुछ ना याद हो। कहाँ है इसका मुख्यालय, रोम में है। अब रोम कहाँ है आपका, इटली में। सुने कि नहीं रोम की कहानी, तो रोम पर बहुत प्रसिद्ध कहानियाँ बनी हैं। इटली भाई एक सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ शहर भी है, और रोम में जाएंगे तो आपका सुव्यवस्थित तरीके से शहर बसा हुआ है। और रोम के बारे में एक कहानी भी प्रसिद्ध है, कई कहानियां हैं कि आपका रोम जल रहा था और नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। इसका मतलब ये हुआ, कहावत का मतलब पहले समझिए। कहावत का मतलब ये हुआ कि आग लगी हो उसमें पानी न डालकर केवल आग को क्या करिए, देखते रहिए। यानी कि देश जल रहा है और आपको कोई चिंता नहीं है और केवल आप मौन बने हुए हैं। इसका अफगानिस्तान का सबसे अच्छा इस समय उदाहरण मिल रहा है कि इतना सब हंगामा हो रहा था, अशरफ गनी को चाहिए था कि इस हंगामे को रोकने के लिए कुछ करते, तगड़ा कदम उठाते, लेकिन वही है, शांति से रहे और अंत में वही हुआ तो रोम जल गया। और आपका नीरो क्या किया, चैन की बंसी बजा रहा था। यानी कि आपका उलट पुलट काम हो रहा था, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी रोकने की वह अपनी जिम्मेदारी न निभाकर आपका शांति से बैठा था, यानी कि कोमा में था। भाई चैन की बंसी बजाइए, जैसे कि आपका कंपटीशन में भी देख सकते हैं। अब भाई उत्तराखंड APO आ गई है, यूपी भी जल्दी आ जाएगी, जे भी आ जाएगा। तो अब समय आ गया है
कि चैन की बंसी न बजाया जाए, अब बेचैन की बंसी बजाया जाए। यानी कि अब हाय तौबा करके जल्दी जल्दी क्या किया जाए, पढ़ाई किया जाए। अब ये नहीं कि चैन की बंसी बजाइए, चैन की बंसी तब फिर थोड़ा बजाइएगा जब एग्ज़ाम क्या हो जाएगा पूरा। अभी अब बेचैन की बंसी, अगर यहाँ आप चैन की बंसी बजाएंगे इस समय एग्ज़ाम के समय, तो आपका आयोग भी आपको चैन में डाल देगा और कहेगा कि आराम से कोमा में रहो और जहाँ हो वहीं क्या करो। तो इस समय दिमाग भाई थोड़ा तेज चलाना पड़ता है। मैं बता दूं, देखिए इस संगठन के बारे में भाई 1946 ईस्वी में यह यूएनओ से जुड़ा और इसका मुख्य कार्य क्या है, लोगों के जीवन स्तर का उन्नयन करना, यानी कि लोगों की जो जीवन स्तर है वो बढ़े, यानी कि उनको अच्छा भोजन मिले। तो यानी कि इसका मतलब कि अच्छा पौष्टिक भोजन मिले, इसके लिए कार्य कौन करता है, खाद्य एवं कृषि संगठन। पोषाहार स्तर मिले, तो पोषाहार स्तर मिले इसके लिए क्या भारत सरकार द्वारा कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं कि नहीं। तो खाद्य एवं कृषि संगठन तो योजना चलाता ही रहता है, हमारी भारत सरकार भी योजना चलाती है। तो बताइए बड़े लोगों को खिलाती हैं कि बच्चों को। तो आप देखे होंगे कि जब स्कूलों में पोषाहार स्तर को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को आपका दिया जा रहा है, कभी फल दिया जाता है तो कभी आपका कह सकते हैं कि मैंने तमाम आपका पंजीरी बढ़ता है। पंजीरी बात तो भाई हर एक दिन ये है कि कभी खिचड़ी बनाई जाए तो कभी कुछ बनाई जाए, तो यहाँ भी खूब घोटाला होता है। देखिए कैसे भाई, थोड़ा व्यवहारिक नॉलेज भी रखिए। आपका प्रधान जी पूरा पंजीरी उठा लिए और भैंस को खिला दिए यानी कि भैंस पानी में न जाए खाने, इसलिए प्रधान जी प्रधानाध्यापक से मिले, हेडमास्टर से, और बच्चों के लिए 10 बोरी पंजीरी आई, तो 3 बोरी आपका हेडमास्टर साहब ले गए और 3 बोरी आपका प्रधान जी ले गए और 4 बोरी बच्चों को। उसमें भी आपका खीर और बनाने के लिए दूध भी आता है भाई, फल वल दिया जाता है, उसमें भी फल क्या देंगे। देखिए सरकारी स्कूलों में ये है कि 100 बच्चों का एडमिशन है तो आते हैं 15-20, और सरकारी स्कूलों में जो यूपी की स्थिति है वास्तव में वही व्यक्ति अपने बच्चों को भेजता है जो अच्छा में 99%, माने कि जिसको खाने को नहीं मिल रहा वहीं भेजता है, और कोई भाई सरकारी स्कूल में 100 भेजता नहीं है। तो इस स्थिति में सुधार लाने की ओर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए, लेकिन पता न क्यों इस ओर सुधार के लिए कोई सरकार ध्यान ही नहीं देती। यानी कि आप कुछ योजना बनाते, आपका कुछ न कुछ विशेषज्ञों की राय लेकर क्या बनाते, योजना, तो कुछ स्थिति तो सुधरती। और जो लोग सरकारी स्कूल में न भेजकर प्राइवेट में भेज रहे हैं वो कम से कम अपने बच्चों को कहाँ भेजते भाई, सरकारी स्कूल में। तो पोषाहार स्तर का उन्नयन करना भी इसी संगठन का कार्य है। इसके बाद उत्पादन की क्षमता में सुधार करना, इसका मतलब ये हुआ कि जो अन्य का विश्व में उत्पादन है ये संगठन प्रयास करता है कि उसमें बढ़ोतरी हो। अब कैसे करता है, तो जो विश्व में बंजर जमीनें हैं, ऊसर कहा जाता है, जहाँ की कोई आपका बीज उत्पन्न नहीं होता है। तो मैं बता दूं, जो ये विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन है, भारत में भी बहुत जमीनें बंजर थी, तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन पूरा खाद भेजता था, यानी कि पाउडर भेजता था खाद्य, और उन जमीनों में उस खाद्य को मिलाया जाता था और वह जमीनें उर्वरा बनाई गई। तो वर्तमान में तमाम जमीनें ऐसी हैं जो ऊसर थी भारत में, लेकिन विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रयास से आज उसमें खेती हो रही है। अब ये संगठन ये भी प्रयास करता है कि विश्व में
आधुनिक तरीके से खेती हो, ताकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन भी बढ़े और सबको निवाला मिले, यानी कि सबको भोजन मिले। और इसके लिए आपका जहां अमेरिका और तमाम देशों में आपका मान लीजिए 1 बीघा है, जितना अन्न वहां उत्पन्न होता है उसकी तुलना में भारत में अभी कम अन्न उत्पन्न होता है। फिर भी कृषि क्रांति हुई पंजाब, हरियाणा इत्यादि में, और उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया भी गया भारत में। लेकिन अभी भी आवश्यकता है कि जो अन्य राज्य ज़्यादा विकास नहीं कर पाए या कृषि क्रांति का लाभ नहीं ले पाए, तो फिर एक बार ऐसा कुछ किया जाए ताकि ज़मीन की उर्वरा क्या हो, बढ़े। और ये हमेशा आपका ये संगठन प्रयास करता रहता है। इसके बाद आपका उत्पादन के वितरण के सामर्थ्य में वृद्धि करना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए भारत में उत्पादन ज़्यादा हो गया अनाज का और किसी देश में हुआ ही नहीं, सूखा पड़ गया, तो ये संगठन ये भी प्रयास करता है कि भारत से अनाज को कहाँ शिफ्ट किया जाए जहाँ सूखा पड़ा है। जैसे कि इस समय अफगानिस्तान देख सकते हैं, तमाम मीडिया रिपोर्ट आ रही हैं कि अफगानिस्तान में बच्चे भीख मांगना शुरू कर दिए हैं, और अगर विश्व ने सहयोग नहीं किया तो 1-2 माह में तमाम लोग भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, या तो अफीम खा के जीवन चलाएंगे। तो अफीम से तो पेट भरेगा नहीं, पैसा मिल सकता है लेकिन पेट भरा नहीं जा सकता ड्रग्स अफीम से, तो भाई भोजन चाहिए। तो आप देखे होंगे, ये नहीं कि आपका सरकार तालिबान की है तो भूखे मरने के लिए विश्व छोड़ दे। तमाम मुस्लिम देशों ने अनाज और आपका फूड भेजे हैं। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि भी जाकर तालिबानी प्रतिनिधि से मिला, और भाई भूखे लोग न मरें इसके लिए आपका माने दवा भेजेगा, खाद्य भेजेगा। अब ये है कि भेजेगा, ये समझौता हुआ है कि हम इतना भेजेंगे ताकि लोग भूखे न मरें, यानी कि सत्ता किसी की भी हो लेकिन लोगों के मानवाधिकार की रक्षा हो, लोगों की स्वतंत्रताओं की रक्षा हो और लोग भूखे न मरें। ये विश्व का कर्तव्य है। अगला देखिए आपका ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। इसका मतलब जो ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार किया जाए, यानी कि जो किसान फसल उत्पन्न कर रहे हैं उस फसल का अच्छा मूल्य मिले, तभी तो किसान सुधरेगा। और देख ही रहे हैं आपका मोदी जी ने क्या किया कि 3 कृषि बिल लेकर आए भारत में, और किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं कि इन तीनों कृषि बिलों को आपका अधिनियमों को रद्द किया जाए। तो मोदी जी ने दूसरा उपाय किया कि कृषि बिल को तो रद्द नहीं करेगी सरकार, लेकिन एक दूसरा उपाय किया गया भाई, और वह ये किया गया कि जो अनाज की कीमत थी क्या किया गया, बहुत ज़्यादा इस समय बढ़ाया जा रहा है। इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि किसान खुश हो और आपका खुश होकर भाजपा को वोट दे, क्योंकि अब चुनाव कई राज्यों में होने वाला है। तो भाई वोट देगा किसान तभी तो सरकार बनेगी। यानी कि इसका फायदा ये होगा कि जब किसान अपने अनाज को मंडियों में या सरकारी गल्ले की माने सरकारी संस्थाओं को बेचेगा, तो ऐसी दशा में अब उसे ज़्यादा कीमत मिलेगी। इसीलिए आपका जो रकम है, यानी कि जो क्विंटल पर निर्धारित है आपका, वो क्या किया जा रहा है, बढ़ा दिया गया है। इस समय आप देखिए रोज समाचार में आता है कि इतना बढ़ा गया, इतना बढ़ा गया, तो इससे किसानों को कुछ फायदा मिलेगा। अब देखिए कृषि बिल भी आपका पूछा जाता है, उसमें मुख्य रूप से क्या है, एक लाइन वो भी जानना है। देखिए उसमें मुख्य रूप से सहकारिता जो है या आपका सहकारी खेती के विकास की बात की गई है। उसमें यह है कि मान लीजिए 10 किसान हैं,
और इनके पास 100 बीघा जमीन है, 10 किसानों के पास। तो अब ये नियम है कि ये जो 100 बीघा जमीन है ये आपका कंपनियां ले सकती हैं, और कंपनियां इन किसानों को पैसा दे, 100 बीघा जमीन ले ले, लेकिन मालिकाना हक नहीं, एग्रीमेंट कराकर मान लीजिए 20 साल के लिए ले ली। अब इस ज़मीन पर क्या बोना है, कैसे यूज करना है, ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी, कंपनी का। तो नुकसान कहाँ किसान देख रहे हैं कि किसानों को तो भरमा कर, भाई अनपढ़ ज़्यादा किसान भी हैं, तो भरमा कर आपका 10 मान लीजिए 100 रुपया में किसान से एग्रीमेंट कराया गया और कंपनियां कमाएंगी 1000। तो इसीलिए बार बार राहुल बाबा हमारे कहते हैं कि मोदी जी ने अंबानी और अडानी को सब बेच दिया, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट, अब किसानों को भी बेचने पर क्या है। इसमें आपका देखिए किसान अगर हो सकता है, एक माने ये है कि हो सकता है कि कंपनियां छल बल कल करके आपका किसानों से ज़मीन का सौदा कर लें, माने खेती होती के लिए, स्वामित्व का नहीं, और आपका बांध दें और किसानों को कम दे पैसा और अपने भूमि से क्या करें, ज़्यादा लाभ कमाएं। एक समस्या है, इसीलिए कहा जा रहा है कि कंपनियां किसानों से ज़मीन छीन लेगी। तो मालिकाना हक नहीं छीनेगी, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ समय के लिए एग्रीमेंट करके, और किसान अब खेती न करे बल्कि कौन करेगी, अब कंपनी जो करे, चाहे खेती करे व्यापार करे, आपका वो अलग बात है। अगला देखिए भाई, आपका अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ। ये भी बहुत पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक माने सिविल, और उड्डयन एविएशन कहा जाता है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन आपका ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ यानी कि जो ये विश्व में विमान या इत्यादि चल रहे हैं, इनके बारे में नियम बनाना, इनको रेगुलेट करना इस संगठन का काम है। इसका मुख्यालय कई बार पूछा गया है, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। भाई मुख्यालय पूछा जीएस में भी, मॉन्ट्रियल में है कनाडा के। इसकी स्थापना 1944 में हुई, लेकिन यह यूएनओ से जुड़ा 1947 ईस्वी में, यानी कि 1947 में। और आपका इसका मुख्य कार्य है नागरिक उड्डयन विकास हेतु सभी सूचनाएं एकत्र करना, उनका परीक्षण करना और उड्डयन संबंधी जानकारी को प्रकाशित करना। यानी कि देखिए जिस प्रकार एक और जिस प्रकार आपका सड़क के नियम है, ध्यान में रखिए, जिस प्रकार रोड पर के नियम हैं, उसी प्रकार आपका आकाश में भी नियम होते हैं। कौन विमान कितनी ऊंचाई पर चलेगा, किस रूट से चलेगा, ये निर्धारित किया जाता है। अगर निर्धारित नहीं किया जाता तो रोज जैसे सड़क पर दुर्घटना होती है, वैसे ही कहाँ दुर्घटना होती, आपका कह सकते हैं कि आकाश में, और लोग सैकड़ों लोग मर जाते। तो भाई नागरिक उड्डयन का विकास हो, कैसे विश्व में आपका संचालित किया जाए, कैसे न किया जाए, और उड्डयन संबंधी जो स्टैंडर्ड हैं, मानक हैं, उनको निर्धारित करता है ये संगठन, और देशों से आग्रह करता है कि इनको क्या करिए, लागू। यानी कि आपका जो आकाश है उसका नियम ये है, एक तो रूट बना है आपका भाई, जैसे ही कोई विमान भारत की सीमा में प्रवेश करेगा वैसे ही उसे सर्च कर लिया जाएगा, कौन विमान कहाँ से चला है, कैसा विमान है,
और आपका कह सकते हैं किस दिशा में कितनी स्पीड से चल रहा है, ये सब पता रहता है। जैसे कि एक उदाहरण भी आपको देखना है कि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी और आपका तत्पश्चात पाकिस्तान ने पलटवार किया था। तो जैसे ही पाकिस्तान से जंगी जहाज उड़े थे, भारत को पता चल गया था कि उधर से जंगी जहाज उड़ रहे हैं, इतना मैं टेक्नोलॉजी के कारण। और आपका आते आते सीमा पर भारत भी तैयार था और आपने देखा भी कि भाई थोड़ा बहुत अपना फाइटिंग हुई और आपका अभिनंदन जी गिर गए कहाँ, यानी कि चिड़िया ने बाज को मार दिया, ये कहिए, मैंने छोटे विमान ने किसको मार दिया, बड़े को, और जाकर पैराशूट के तहत आपका मैंने पैराशूट से उतरे तो गिर गए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में दोनों आपका पायलट गिरा, एक पाकिस्तान का और एक भारत का। तो पाकिस्तान वालों ने सोचा कि ये दोनों भारत का है, दोनों की कुटाई की। तो जो पाकिस्तान वाला था पायलट कहता रह गया कि हम पाकिस्तान के हैं, लेकिन कोई माना नहीं, बेचारा मर भी गया 2-3 दिन बाद। और भारत के अभिनंदन सकुशल कहाँ आ गए, थोड़ा बहुत मारे पीटे थे लोग, ये थोड़ा है कि नहीं मारेंगे भाई, दुश्मन देश के हैं तो आपका मारा ही जाएगा, लेकिन सकुशल अब कैसे वापस आ गए। तो मोदी जी ने कहा कि वापस करो, नहीं तो ये सब मिसाइलें क्या करेंगे। तो ट्रंप ने कहा पाकिस्तान से कि जल्दी वापस करो, मध्यस्थता किया और सकुशल क्या हुए, वापस। तो अलग बात है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो उड्डयन संबंधी नियम है, किस रूट से क्या है, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, रूट का निर्धारण करना प्रत्येक देश का ये कर्तव्य है कि दूसरे देश के विमान को अपने देश से जाने दे। तो किस देश के ऊपर से इस समय डर रहे हैं विमान वाले, अफगानिस्तान, कोई विमान नहीं जा रहा है यात्री, क्यों, क्योंकि कम मिसाइल दाग दी जाए, कोई भरोसा नहीं है। आपका जब भारत पाकिस्तान में तनातनी हुई थी तो आपका पाकिस्तान ने भारत के जहाज़ों को रोका भी था, लेकिन फिर बहाल कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है, फिर बहाल कर दिया गया है। भाई कौन विमान हमारे आकाश के ऊपर चल रहा है, ये भी आपका मने सतर्क भी रहना है, क्योंकि हो सकता है कोई बम ही लेकर चल रहा ऊपर से, क्या करे, पटक दे। इसके लिए एजेंसियों को और सुरक्षा बलों को सतर्क रहना पड़ता है। तो आइए मॉन्ट्रियल याद रखिए भाई, आपका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय जरूर याद रखिए, मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में है। अगला देखिए संगठन, अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसका उपनाम है विश्व बैंक, इसी को कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही शॉर्टकट में कहा जाता है विश्व बैंक। मुख्यालय पूछा जाता है तो वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि कहाँ है मुख्यालय, रटे रहिएगा, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। यहाँ भी 1-2 बार क्वेश्चन बना है, वाशिंगटन डीसी क्यों लिखा है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि अमेरिका में जो कोलंबिया राज्य है उसका आपका वाशिंगटन एक ज़िला है। फिर एक बार देखिए, अमेरिका में जितने राज्य हैं तो आपका मने डीसी जो राज्य हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कोलंबिया ज़िला है माने कोलंबिया राज्य है, उसका एक ज़िला वाशिंगटन है। वाशिंगटन ज़िला है, शहर है जिसे प्रयागराज है, और वहीं मुख्यालय किसका है, विश्व बैंक का। याद रखिएगा, ये आपका वाशिंगटन डीसी मार कर आइएगा। ये इसका कार्यालय 3 जगह है,
आपका पेरिस में, न्यूयॉर्क में और लंदन में। यानी कि मुख्यालय तो एक जगह है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय कितनी जगह हैं? 3 जगह, आपका पेरिस, न्यूयॉर्क और लंदन में। इसकी स्थापना 1946 में हुई। और आपका ये जो बैंक हैं, ये यूएनओ के सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण मुहैया कराता है, यानी कि लंबे समय तक के लिए उधार देता है। तो कम से कम 10 साल और अधिकतम 35 साल, याद रखिए। यानी कि 10 साल से लेकर 35 साल तक के लिए ये क्या देता है? उधार देता है। तो उधार खूब लोग देश लेते हैं। भारत भी खूब उधार लिया है भाई, पाकिस्तान भी लिया है, और पाकिस्तान भी ज़्यादा उधार लिया है, भारत भी लिया है। और ब्याज में ही कितना पैसा भारत का भी चला जाता है, पाकिस्तान का। तो भाई यही है कि लोग समझ नहीं पाते। आपका ऋण लीजिए और घी पीजिए, तो पाकिस्तान भी पी रहा है और भारत भी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ले लिया है, लेकिन भारत कुछ कम लिया है, लेकिन ऋण दोनों लोग लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से। तो अगला देखिए आपका, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आता है, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड। अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। और आपका ये 1944 में इसकी स्थापना हुई, और 1947 ईस्वी में ये यूएनओ से जुड़ा। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग तथा विकास में कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बना रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हो और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो, यानी कि सभी देश एक दूसरे से आयात निर्यात ज़्यादा करें और आर्थिक स्थिरता बनी रहे, यानी कि विश्व में तंगी न आए, यानी कि विश्व में आपका तंगी न आए, उसको क्या कहते हैं, मंदी, विश्व में मंदी न छाए। ये किसका कार्य है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला आइए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, IDO, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, IDO, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये विश्व बैंक का ही एक भाग है, एक अंग है। इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है, यानी कि इसका मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कोई देश इसका मेंबर बन सकता है, कम से कम $1 मिलियन इस बैंक में जमा करे। यानी कि पहले $1 मिलियन क्या करिए? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ में जमा करिए, और तब आप इसका क्या बन सकते हैं? मेंबर। ये जो आपका संघ है, ये आपका विश्व बैंक का अध्यक्ष ही इसका अध्यक्ष भी होता है, लेकिन ये भी उधार ही देता है देशों को, बस एक है कि ब्याज नहीं लेता। यानी कि ये जो संघ है ये देशों को पैसा उधार देता है, ब्याज नहीं लेता, लेकिन आपका सरचार्ज लेता है। सरचार्ज को हम कहते हैं प्रभार। भाई ब्याज नहीं लेता, लेकिन सरचार्ज लेता है, और वह 3% है। यानी कि कितने % सरचार्ज या प्रभार या भार लेता है? 3%। फ्री में कोई थोड़े देगा भाई, कुछ न कुछ लेगा तभी तो उसका काम चलेगा। तो कितने % पूछ ले? प्रभार 3%। अगला आपका देखिए, आपका कह सकते हैं ये लंबा समय के लिए उधार देता है भाई, 40 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल।
लंबा समय के लिए। अगला ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस आपका कारपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसका जो मुख्यालय है ये भी वाशिंगटन डीसी में ही है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है ये भी विश्व बैंक से ही जुड़ा है और आपका ये भी ऋण ही प्रदान करता है, आर्थिक विकास है, यानी कि देशों का आर्थिक विकास हो इसके लिए उधार देता है देशों को। अगला ये विश्व डाक संघ, ये ज़्यादा पूछा गया है, कई बार जीएस में भी पूछा गया है कि जो विश्व डाक संघ है, याद रखिएगा, विश्व डाक संघ का मुख्यालय पूछा जाता है बर्न में है भाई, याद रखिए। विश्व डाक संघ का मुख्यालय बर्न में है और यह 1947 में यूएनओ से अटैच हुआ और इसका मुख्य कार्य यह है कि एक देश से दूसरे देश तक लेटरबाजी आसानी से हो, पार्सल आसानी से हो, चिट्ठी या पाती या पत्र आसानी से पहुँचे। अब तो पत्र का जमाना ही नहीं, यानी कि आपका पाती समझ रहे हैं कि नहीं, लेटर जान रहे हैं ना, पत्र, तो लेटर आ गया है, तो लेटर वाला कहानी बहुत आपका कई ऐसे आपका केस हैं जो लेटर बम फोड़ा जाता है, जैसे कि इस समय पंजाब में फूट रहा है, हर एक आदमी अध्यक्ष को लेटर लिख रहा है, सोनिया गांधी को, चाहे वो कोई भी हो, लेटरबाजी, तो लेटरबाजी ज़्यादा होता है। और लेटर वाला जो केस है कम से कम उसको याद रखिएगा एविडेंस में। और आपका षड्यंत्र उजागर होने के पहले तो मिर्जा अकबर वर्सेज किंग एम्परर, कौन सा केस है, सेक्शन 10 पर है। लूमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस, लूमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस, सेक्शन 10 एविडेंस, मिर्जा अकबर वर्सेज एम्परर का केस, बहुत प्रसिद्ध है, वो तो आपका बताया जा चुका है लेक्चर में, वीडियो में है भाई। तो विश्व डाक संघ हो गया। इसके बाद आइए विश्व दूरसंचार संघ। विश्व दूरसंचार संघ का मुख्यालय जेनेवा में है। आपका 1934 ईस्वी के पहले इसका जो नाम था आपका अंतर्राष्ट्रीय तार संघ था, यानी कि 1934 के पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, अंतर्राष्ट्रीय तार संघ। लेकिन 1934 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, विश्व आपका दूर संचार संघ। इसका मुख्य कार्य यही है कि सभी प्रकार के दूर संचार के विकास हेतु सहयोग प्रदान करना, दूर संचार में कार्य क्षमता में वृद्धि करना, तकनीकी सहायता सुनिश्चित करना और दूर संचार के माध्यम में सभी देशों में आपका सामंजस्य बैठाना। तो दूर संचार पर उदाहरण देखिए भाई, मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा याद रखना है, भले और कुछ याद न रहे, आपका एक लाइन तो याद रहे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। देखिए इसके बारे में भाई एक्स्ट्रा भी कुछ एक लाइन बताया जाए। जैसे कि आप लोग समाचार देख रहे हैं तो एक देश का समाचार दूसरे देश को जल्दी नहीं मिलता था, लेकिन वर्तमान समय में आप देखें तो विश्व में जितने समाचार होते हैं तुरंत आपका क्या हो रहे हैं, तुरंत पता लग जा रहे हैं। ये तकनीकी विकास और दूर संचार के विकास के कारण ही हो रहा है। आप फोन से कहीं भी बात कर सकते हैं, देश में विदेश में, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉलिंग से सतर्क रहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग के ही 1-2 लोग जाल में फंस गए थे, नाम नहीं लिया जाता।
उधर से आपका व्हाट्सएप पर उनको अननोन नंबर से फ़ोन आया, उठा लिए, रंगीन बातें होने लगी और ये भी बातें किए। तब तक क्या हुआ कि 5 मिनट बाद अश्लील वीडियो बनाकर भेज दी और कहे कि पैसा दो 50,000, नहीं तो ये यूट्यूब और सोशल मीडिया पर क्या कर देंगे वायरल, जैसे कि बाबा का चेला किया था। तो उसी प्रकार आपका फिर सतर्क रहना है। तो जो भी अगर वीडियो, आपको भी सतर्क किया जा रहा है कि जो भी फर्जी कॉल आए, अगर आप नहीं जानते तो उस फ़ोन को काट दीजिए। अगर आपने बात किया तो फंसाता चला जाएगा और आप फंसते चले जाएंगे और वही में कहीं नुकसान न हो जाए और फिर आपका दिल्ली दौलताबाद थाना पुलिस दौड़ना न पड़े। तो जब भी व्हाट्सएप कॉल आए और अननोन नंबर से, तो आप पूछिए कौन है, बताए तो ठीक आपका परिचय का, नहीं तो आपके हाथ में है काटना, काट दीजिए। भाई बात तो न करिए, बहुत खतरा है इस समय। और ये साइबर क्राइम वाले सक्रिय भी हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, तो अपराध भी बढ़ हो रहे हैं, इसीलिए कि लोग बेरोजगार हैं, भोजन नहीं मिलेगा तो दूसरे को मार कर खाएंगे। दूसरा आपका तमाम सर लोगों की नौकरी चली गई, तो जो आपका इंजीनियर थे, एमटेक किए थे, बीटेक किए थे, क्या करेंगे? तो बैठकर फर्जी सिम बनाएंगे, फर्जी आपका माने एटीएम कार्ड बनाएंगे, फर्जी आपका क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है और क्या किया जाता है, पैसा उड़ा दिया जाता है। तो भाई इस समय साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आपको भी सलाह दी जाती है कि आप भी सतर्क रहिए, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है। जब एक बार पैसा खाते से निकल जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं बता दूं, बड़े बड़े लोगों का पैसा वापस नहीं आया। तो दूर संचार में बढ़ोतरी हो, तो बढ़ोतरी हुई है, आज से 10-15 साल पहले देखिए और आज देखिए। यही एक कॉल अगर रिसीव भी करते थे तो 8 रुपया कटता था, और आजकल तो कॉलिंग भी फ्री और रिसीविंग भी फ्री, व्हाट्सएप कॉल भी फ्री, सब कुछ फ्री फ्री तो हो रहा है। तो आपका बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, ये देखा जाए, अब भाई कम ही बचा है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन, ये आपका लंदन में इसका मुख्यालय है और ये 1958 में यूएनओ से जुड़ा। समुद्र में कैसे सुरक्षा बनाई रखी जाए, आपका दिक्कत न हो, समुद्री मार्ग निर्धारित करना। समुद्र सबका है, सबको समुद्र से खनिज इत्यादि निकालने का हक है। तो काफ़ी विवाद चलता रहता है। सबसे ज़्यादा विवाद किया है चीन ने। वह कहता है कि ये पूरा एरिया क्या है, हमारा है, और भारत अमेरिका कहता है कि आपका नहीं है। तो ये संगठन काम करते हैं, लेकिन भाई जब देश अड़ जाए तो ये संगठन भी क्या हो जाते हैं, विफल। अगला देखिए, विश्व मौसम संगठन, मौसमों का हाल बता दिया जाए। विश्व मौसम संगठन, ये भी आपका पूछा जा सकता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना आपका कह सकते हैं कि नीदरलैंड के यूट्रे में हुई थी, 1878 में हुई थी, यानी कि 1878 ईस्वी में नीदरलैंड शहर के यूट्रे कहा जाता है भाई, यूट्रे शहर में इसकी स्थापना हुई थी, 1878 में हुई थी। और आपका 1951 में ये संयुक्त राष्ट्र संघ से अटैच हुआ। देखिए, स्थापना अलग हो सकती है, अब संयुक्त राष्ट्र से कब जुड़ा, तो 1951। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि आपका मौसम संबंधी सूचनाएं आपका एकत्र करके त्वरित जानकारी देशों को प्रदान करे और आपका मानवीकृत मौसम संबंधी आकलन करे और आपका कह सकते हैं मौसम विज्ञान के प्रयोग को वायुसेना, जलपोत, नौसेना, कृषि क्षेत्रों में बताए
तो मौसम का भाई हाल बताया जाता है। तो आप कभी सोचे होंगे कि मान लीजिए एक तो भारत भी अब बैठा लिया है, पूरा अपना पता कर लेता है। जैसे कोई तूफान आने, बारिश आएगी कि नहीं आएगी, ये 4 दिन पहले ही आपको पता लग जाता है कि 2 दिन बाद भारी बारिश की क्या है संभावना। तो ये जो विश्व मौसम संगठन है, इसका भी कार्य है कि पूरे विश्व के मौसम पर क्या रखे, नजर रखे। कहीं तूफान आने वाले हैं, समुद्री तूफान बवंडर आने वाला है, समुद्र में बवंडर उठा है, तो पहले ही देशों को क्या किया जाए, सतर्क किया जाए। और कोरोना तो भारत में आया ही, अब पता ना क्यों समुद्री बवंडर भी ज़्यादा आ रहे हैं और लोगों के घरों को आपका तबाह कर रहे हैं, तमाम लोग मारे भी जा रहे हैं। अभी बवंडर तो आया है, गुलाब बवंडर। अब वो तो सर बताएंगे नामकरण के बारे में। आगे बैठिए उधर, हाँ पीछे ना बैठिए भाई। देखिए आपका गुलाब बवंडर आया है और भारी बारिश, तब देखिए इधर बारिश आती है कि नहीं, अब वो असर इधर होता है कि नहीं। पिछले वाले का तो जो उड़ीसा से आया था इत्यादि से, उसका असर काफ़ी हुआ था इधर भी। और आपने देखा कि लगातार बारिश हुई थी, यानी कि कोचिंग भी 2 दिन क्या करनी पड़ी थी, बंद, न ऑनलाइन चला न ऑफलाइन। तो अगला देखिए अब समाप्त होने वाला है। अगला संगठन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। इसका मुख्यालय वियना में है। 1967 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्य कार्य ये है कि विकासशील देशों को औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित करना और उनके उद्योगों की स्थापना में सहायता करना। तो भारत विकासशील देश है, तो ये भारत को उद्योग स्थापित करने में सहयोग भी देगा, पैसा भी देगा, इत्यादि देता है और विकास करता है कि चलो उद्योग धंधे क्या करो, लगाओ। तो आपका इस समय लड़के क्या लगा रहे हैं उद्योग धंधों में। तो मोदी जी ने कहा कि भाई पकौड़ा बेचना भी तो उद्योग धंधा है। तमाम पकौड़े वाले करोड़पति हो गए, चाय बेचने वाले, तो लड़के क्या बेचने लगे, पकौड़ा। तो कुछ तो पैसा आ ही जाएगा भाई। 2 रुपया की चाय 5 रुपया, अब 3 रुपया पकौड़ा में लगना है तो 10 रुपया, एक पकौड़े पर 7 रुपये का फायदा। अगर 100 पकौड़ा भी बेचा तो आप जोड़ लीजिए कितना दिन भर में, भाई लाखों भिखमंगे करोड़पति लाखपति निकल रहे हैं ये भी याद रखिए। तो अगला देखिए, अगला 1-2 और संगठन है, समाप्त किया जाए भाई। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष या निधि, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष देखा जाए, इसका मुख्यालय रोम में है। और आपका इसका भी आपका अंतिम देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। अब आइए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में है और विश्व में संपूर्ण विश्व के बौद्धिक संपदा में संरक्षण में वृद्धि करना। इसको देखिए भाई, आपका ये थोड़ा बताना पड़ेगा, मुख्यालय जरूर याद रखिए जेनेवा में है। देखिए इसमें जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसका मुख्य कार्य ये है कि जो आपका जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि कौशल के विकास से आपका कोई खोज की, कोई प्रयोग किया, कोई नई बात निकाली, तो उसको संरक्षित किया जाए और उसको हक होगा कि वह वहीं उसका उत्पादन करे। तो ऐसी दशा में आपका पेटेंट का मामला आता है। जैसे कि आपने कोई नई चीज़ खोजी, तो आप जाकर इस संगठन में उस चीज़ का पेटेंट कराइए। पेटेंट का मतलब ये हुआ कि आपके अलावा और कोई व्यक्ति इस चीज़ को बेच नहीं सकता। आप जिसको चाहेंगे वही व्यक्ति इसको बनाएगा और बेचेगा भी। ये विश्व बौद्धिक संपदा यानी कि हमने अपने बुद्धि से जो उत्पन्न किया है
कॉपीराइट भी कहा जाता है कभी काल। जैसे कि आप किताब जब खरीदिए तो उस पर लिखा रहता है कि ये किताब मैंने लिखी है, स्पष्ट पहला पन्ना पर देखिएगा, थोड़ा अंत में नहीं। एक बार आप जाकर पहले पन्ने पर दूसरे पर देखिएगा, लोग पढ़ते नहीं हैं। ये किताब मैंने लिखी है, इसकी नकल करना या इसकी बातों को उतारना ये कॉपीराइट का उल्लंघन होगा, ये मेरी बुद्धि की उपज है। और आपका अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो वह दंड का भागी होगा, उसके खिलाफ न्यायालय में मुकदमा चलेगा और हम क्या वसूल लेंगे? मुआवजा। ये आपका लिखा रहता है पहले पेज पर, तो लोग करते क्या हैं, आपका कट पेस्ट कर देते हैं। यानी कि लिखा है तो आपका 10 लाइन वहाँ से, 10 लाइन अपने मन से, 5 लाइन यहाँ से, 5 लाइन वहाँ से, और नई किताब बना दिए। तो जोड़िए कितना शब्द आपका है। भाई कोई नई किताब लिखेगा तो कुछ बातें तो आपका सेम है, वो कहाँ से आपका भाई लिखेगा? कुछ बातें जो पंचौरा वाली रहती हैं, व्याख्या वाली, वहीं तो हेर फेर कर सकता है। मूल बात थोड़े बदलेगी। अब संविधान का बेरक थोड़े बदल जाएगा, आपका ये संगठन है तो थोड़े बदल जाएंगे, बस उसमें 2-4 आपका घटा बढ़ा सकता है, यही तो कर सकता है। तो इस प्रकार जो 17 संगठन थे समाप्त हुए। आपका कल से इसको लिखवाया भी जाएगा। कल भाई कॉपी लेकर आइए। अब जो अगले समय है शनिवार तक आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन केवल लिखवाया जाएगा, जहां से सुरक्षा परिषद से एक बार देखिए लास्ट कहां तक लिखवा गया, तब तैयार करके कल लास्ट लाइन केवल हमें बता दीजिए। कार्य लिखवाया गया कि सामान्य बातें? सामान्य बातें, यानी कि सुरक्षा परिषद लिखवाया जा रहा था, उसमें सामान्य बातें लिखवाई गई थी और कल से लिखवाई जाएगी। और आपका सोमवार से नया सब्जेक्ट लगेगा भाई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन समाप्त नहीं हो पाया था। सोमवार से आपका नया सब्जेक्ट लगेगा। एक जे का लगाते हैं, टीपीए लगाना है, तो हो सकता है कि अभी समय नहीं बच पा रहा है, तो 3 दिन आपका माइनर चले और 3 दिन टीपीए चले, और एविडेंस और आईपीसी लगातार चलेगी, ताकि भाई ये समाप्त हो तो आपका यूपी भी देखा जाए, यूपी पुलिस अधिनियम और सीआरपीसी। कोई एक समाप्त हो तो हम पुलिस अधिनियम यूपी का आ जाएगा तो तुरंत लगाएंगे, एविडेंस ही होगा समाप्त तब, क्योंकि बहुत तेज़ी से निकलेगा। हमें लगता है 20 दिन में समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कि 15-20 आपका 15-20 तारीख तक प्रयास किया जाए। तो भाई आपका 10:30 बजे से क्लास चलेगा एविडेंस का।